इस हफ्ते क्या क्या बदला दुनिया में, क्या हुई उड़ीसा में अहम हलचल, इन सब खबरों को लेकर देखिए ऑगस्ट साप्ताहिक समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुदेशना। सबसे पहले नजर डालते हैं हफ्ते भर की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 137वें मन की बात में ओडिशा के कोरापुट कॉफी की जमकर तारीफ किए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मिसाल है। कोरापुट की पहाड़ियों में उगने वाली ये कॉफी स्थानीय महिलाओं को रोजगार दे रही है और पर्यावरण संवेदनशील खेती को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की सुगंध और ओडिशा का गौरव बताया। सप्ताह की बड़ी खबरों में चक्रवात मोंथा ने इस हफ्ते पूर्वी तट पर दस्तक दी। ये गंभीर चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के मध्य तट से टकराया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। तूफान के असर से आंध्र और ओडिशा के तटीय जिलों में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। वहीं अब राज्य सरकार ने तेजी से राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिया है। ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि नुकसान का आकलन जल्द से जल्द पूरा होगा और 72 घंटों के भीतर जिलाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जहां भी फसल या मकानों को नुकसान हुआ है, अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। नुकसान की रिपोर्ट तैयार होते ही ऑनलाइन मुआवजा सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में पहुंचेगा। मंत्री ने बताया कि अब तक 161 टीमें राहत कार्य में लगी हैं, जबकि 2000 से ज्यादा आश्रय स्थलों में करीब 19,000 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास देखभाल की व्यवस्था हुई। ओडिशा में अब जमीन की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया और आसान होने जा रही है। नवंबर से तहसील कार्यालयों में ही जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की जाएगी। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि शुरुआत में ये व्यवस्था राज्य के 44 तहसील कार्यालयों में लागू की जाएगी और दिसंबर में बाकी 273 तहसीलों में ये सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 1 नवंबर को इस नई सुविधा का औपचारिक शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत नागरिक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर सीधे तहसील कार्यालय में जाकर जमीन की रजिस्ट्री और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस साल की कटक बाल यात्रा 2025 में इंडोनेशिया को आधिकारिक साझेदार देश बनाया गया है। 5 नवंबर से शुरू होने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, जो भारत की प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा की याद दिलाता है। कटक जिला प्रशासन ने फैसला लिया है ताकि प्राचीन कलिंग और इंडोनेशिया के द्वीपों बाली, जावा और सुमात्रा के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जीवित किया जा सके। 5 नवंबर से 12 नवंबर तक बाली यात्रा का आयोजन होगा। इंडोनेशिया के हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के लिए विशेष इंडोनेशिया पवेलियन भी बनाया गया। संभावना है कि इंडोनेशिया से एक प्रतिनिधिमंडल भी इस आयोजन का हिस्सा रहेंगे। प्रशासन का मानना है कि इस साझेदारी से बाली यात्रा को वैश्विक पहचान मिलेगी और ये उत्सव विश्व स्तरीय आयोजन के रूप में उभरेगा। ऐतिहासिक कटक बाल यात्रा 2025 में इस बार मीडिया पार्टनर है ऑगस्ट न्यूज। ओडिशा में अब जल्द ही बनेंगे 92 नए रेलवे ओवरब्रिज और खास बात यह है कि इन सभी का पूरा खर्च रेलवे मंत्रालय उठाएगा। पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये भागीदारी साझा करते थे, लेकिन ओडिशा सरकार के अनुरोध पर अब पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। रेल मंत्रालय ने इस बारे में राज्य सरकार को औपचारिक पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसके लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा ओडिशा के विकास पर विशेष ध्यान देते आए हैं। भारत मैरीटाइम 2025 के दौरान ओडिशा सरकार ने IWAI, पारादीप पोर्ट और MCL के साथ एक बड़ा समझौता किया। इस MOU के तहत 2 राष्ट्रीय जलमार्गों का संयुक्त विकास और संचालन किया जाएगा। इससे राज्य में माल परिवहन और तटीय व्यापार को गति मिलेगी। ओडिशा सरकार का जलमार्ग विकास के लिए ऐतिहासिक समझौता है। पारादीप पोर्ट और MCL के साथ साझेदारी से नया व्यापारिक आयाम मिलेगा। ओडिशा की नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। ये सीट इस बार विशेष रूप से अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 8 स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल हैं। 3 बड़ी पार्टियां अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हैं। 3 प्रमुख राजनीतिक दल अपने प्रचार में व्यस्त हैं। चुनावी माहौल अब 11 नवंबर को मतदान तक पूरी गति से चलने वाला है। नुआपड़ा विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें जम गई हैं। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में पंचक पर्व के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब श्रद्धालु सिंह द्वार या मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे और मंदिर के बाकी 3 द्वारों से बाहर निकलेंगे। ये व्यवस्था पूरे 5 दिनों तक रहेगी,
ताकि दर्शन व्यवस्थित और सुगम हो सके। मंदिर प्रशासन और कानून विभाग ने इस पर विस्तृत बैठक की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपने ऐतिहासिक राफेल उड़ान के दौरान कुरुक्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए देशवासियों को एक विशेष संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये उड़ान न केवल भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण रही, बल्कि इसने देश की महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व क्षमता को भी नई ऊंचाइयां दी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये स्थान भारत की आध्यात्मिक विरासत और एकता का प्रतीक है। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरकर इतिहास रचा। मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है। इससे पहले 2023 में उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान का अनुभव लिया। राफेल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है, जिसकी ताकत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखी। इसी लड़ाकू विमान से राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी दूसरी कॉम्बैट उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायु स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में राफेल फाइटर पायलट शिवांगी के साथ फोटो भी खिंचवाई। 25 मिनट के इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने वायुसेना के अभियानों की समीक्षा की। उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय राष्ट्रपति ने राफेल में उड़ान भरी है। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। नवी मुंबई में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया से मिले 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48.3 ओवर में 341 रन बनाकर वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया। जेमिमा रॉड्रिक्स ने नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 99 रनों का दमदार योगदान दिया। फाइनल मुकाबला अब 2 नवंबर को होगा और इस बार वर्ल्ड कप को मिलेगा एक नया चैंपियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस बार की चर्चा की शुरुआत उन्होंने छठ महापर्व से की। उन्होंने कहा, छठ संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का प्रतीक है। महिलाओं को रोजगार देने वाले सस्टेनेबल खेती मॉडल की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मैंग्रोव संरक्षण पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और देश की एकता के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद किया। साथ ही याद दिलाया कि 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने पूरे शवाब पर पहुंच चुका है। बीजेपी का स्टार प्रचारक पहले से ही चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए है। बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। शुक्रवार को एनडीए ने अपना संकल्प पत्र साझा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी हुआ। संकल्प पत्र में 1 करोड़ रोजगार देने, हर जिले में औद्योगिक पार्क बनाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई। वहीं बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ाने के लिए अब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों पर हैं। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस गठबंधन भी युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को साधने की कोशिश में है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। 38 साल की उम्र में ये मुकाम पाने वाले वे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। रोहित ने हाल के मैचों में लगातार शानदार प्रदर्शन करके ये उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा पहली बार वनडे बल्लेबाजों में विश्व नंबर 1 बने हैं। 38 साल की उम्र में सबसे शीर्ष खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। देश भर में श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने खरना के अवसर पर सूर्य उपासना की परंपरा को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताया। नेताओं ने कामना की कि छठी मैया सबके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाएं। ओडिशा सीएम मोहन मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परिवार संग सूर्य उपासना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना के एजी कॉलोनी पार्क में अपने परिवार के साथ छठ पूजा के अनुष्ठान पूरे किए। देश भर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने का ये पर्व, एकता, आस्था और पर्यावरण प्रेम का संदेश दे रहा है।
तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबर, अहम सुर्खियां। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए ऑर्गस।